हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंडिया एंड द वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यम। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपके लिए करंट अफेयर और जनरल नॉलेज से रिलेटेड कोई नई वीडियो लाते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इकोनॉमी के टॉपिक पर एक नई वीडियो लेके आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। कल इंडियन इकोनॉमी सिचुएशन को लेकर दो बड़ी खबरें आई। जैसा कि आपको पता ही है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। बहुत सी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ गए। और इसी के साथ अच्छी न्यूज़ मैं क्यों कह रहा हूं इंडियन इकोनॉमी के लिए, ये हम आगे देखेंगे। पहली गुड न्यूज़ क्या है? पहली गुड न्यूज़ ये है कि इंडियन इकोनॉमी पहले क्वार्टर में 2022-2023 के पहले क्वार्टर में 12.5% से लेकर 15% तक बढ़ी है। ये है एक्सपर्ट्स के अनुमान। जो आरबीआई की फॉरकास्ट है वो है 16.2% फॉर द जून क्वार्टर। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो आरबीआई फोरकास्ट है वो शायद पूरा ना हो पाए। इकोनॉमिक ग्रोथ 16.2% के फिगर को टच ना कर पाए। लेकिन फिर भी अगर हमारी इकोनॉमी 12.5 से 15% तक भी बढ़ती है तो ये बहुत बड़ा जंप है। जब हम ये देखते हैं कि फोर्थ क्वार्टर जो 2022 का, उसमें इंडियन इकोनॉमी सिर्फ 4.1% की ग्रोथ दर्ज की गई थी। एग्जैक्ट इंडियन इकोनॉमी कितने परसेंट ग्रो की है इन द फर्स्ट क्वार्टर, इसका डेटा 31 अगस्त को रिलीज होगा। तो आगे हम देखते हैं अगर हमारी कंट्री इतना ग्रो की है तो बनिस्बत वो दूसरी कंट्रीज के कहां स्टैंड करती है। ये है आईएमएफ की फिगर्स जो कि प्रोजेक्शन डेटा है। जैसा कि पहला देखें आप, वर्ल्ड आउटपुट जो आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया वो 3.2% ग्रो करेगा इन द ईयर 2022। एडवांस इकोनॉमीज में 2.5%, यूएसए में 2.3%, जर्मनी 1.2%, एडवांस इकोनॉमीज जो है जो 2.9% है सिर्फ। इमर्जिंग एंड डेवलपिंग एशिया 4.6% है सिर्फ। और देखिए इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। इंडिया की ग्रोथ जो प्रोजेक्ट की गई है 2022 में वो है 7.4%। रशिया की -6% है। मतलब इनकी इकोनॉमी 6% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो आप देखिए जितनी भी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं और इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इंडिया का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है उसमें। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी समझते हैं। यहाँ पे भी वही प्रोजेक्शन दी गई है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे दिखाया। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2022 की प्रोजेक्शन में वर्ल्ड आउटपुट 3.2% है, यूनाइटेड स्टेट 2.3% है, इंडिया जो है 7.4% पर है। अब आप ये प्रोजेक्शन है जुलाई 2022 के। अब आप इसे कंपैरिजन कीजिए जो अप्रैल 2022 की प्रोजेक्शन थी आईएमएफ की। उसके मुताबिक आप देखेंगे कि जीडीपी जो ग्रोथ फिगर्स हैं उनको मोस्टली हर कंट्री के लिए कम कर दिया गया है। कितना कम किया गया है? वर्ल्ड आउटपुट को 0.4% से कम किया गया है। इसका मतलब अप्रैल में जो ग्रोथ फिगर्स है वो 3.6% थे, अब इसको 0.4% कम कर दिया गया है और 3.2% किया गया है। यूएसए का सबसे ज्यादा 1.4% प्रोजेक्शन कम किया गया है और अब 2.3% पे थे। अप्रैल की प्रोजेक्शन के मुताबिक ये फिगर 3.7 थी। और वैसे ही आप इंडिया का देखेंगे, इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन 0.8% से कम किया गया है। इसका मतलब जुलाई जो अप्रैल की फिगर्स थी, अप्रैल की फिगर्स में इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन 8.2% था। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी इन कंपैरिजन टू बाकी इकोनॉमीज कितना अच्छा ग्रो कर रही है। और ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कि आप देखें कि वर्ल्ड की सिचुएशन क्या है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कमोडिटी के प्राइसेस ज़्यादा हो गए, ऑयल महंगा हो गया। और जबकि हम 80% ऑयल जो बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइसेस महंगे हो गए, गैस की कीमतें महंगी हो गई। एक अनसर्टेनिटी का दौर स्टार्ट हो गया जिसकी वजह से डिमांड भी कम हो गई। और ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में भी अगर इंडिया इत कर रहा है 7.4%, दैट इज रियली अप्रिशिएबल। आगे हम देखेंगे कि हमारी ग्रोथ आरबीआई के एस्टिमेट से कम क्यों रही। इसके ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं और डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं। ग्लोबल फैक्टर्स में पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया यूक्रेन वॉर, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ गए, ऑयल की कीमत बढ़ गई। जबकि हम 80% ऑयल
बाहर से इंपोर्ट करते हैं। फर्दर दूसरा है कि चाइना में कोविड-19 लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट रहे और अभी भी चल रहे हैं। जो चाइना की कोविड पॉलिसी है, कैच होल्ड ऑफ इवन द लास्ट कोविड पेशेंट, इस वजह से कोविड-19 के बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इंप्लीमेंट हुए चाइना से, जिसकी वजह से चाइना की ग्रोथ हैम्पर हुई। अब आप ये पूछेंगे कि चाइना की ग्रोथ से इंडिया की ग्रोथ का क्या कनेक्शन है। अब देखें, चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और चाइना की फैक्ट्रीज में जो सामान बनता है, बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है इंडिया से सोर्स होता है। जब चाइना की फैक्ट्रीज ही बंद रहेंगी तो इंडिया का रॉ मटेरियल वहां पहुंचेगा कैसे, और इंडिया के रॉ मटेरियल की डिमांड कम हो जाएगी। उसी वजह से उसी का इंपैक्ट हमारी ग्रोथ पे, इंडिया की ग्रोथ पे भी पड़ता है। अगली चीज है रियल एस्टेट क्राइसिस इन चाइना। चाइना में जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो ऑलमोस्ट 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू द जीडीपी ऑफ दैट कंट्री। लेकिन हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस आया हुआ है। रियल एस्टेट क्राइसिस कैसे आया हुआ है कि चाइना में बहुत सारे अनफिनिश्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं। वहां के लोगों ने ब्याज पर लोन उठाकर रियल एस्टेट डेवलपर्स को दिए, लेकिन बदले में उनको घर नहीं मिला। बहुत से प्रोजेक्ट आधे अधूरे बंद हो गए। उसकी वजह से लोगों ने ईएमआई पे करना बंद कर दिया। जब बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने ईएमआई पे करना बंद कर दिया तो वहां एक बैंकिंग क्राइसिस भी शुरू हो गया। और आप जानते ही होंगे, रियल एस्टेट सेक्टर में जब स्लो डाउन होता है तो उसका इफेक्ट बाकी इंडस्ट्रीज पे भी परकुलेट होता है। इसीलिए चाइना में स्लो डाउन की वजह से इंडिया की ग्रोथ पर भी इफेक्ट पड़ा। अगला ग्लोबल फैक्टर है कि यूनाइटेड स्टेट्स और अदर मेजर इकोनॉमीज में, जो मोस्टली यूरोपियन इकोनॉमीज थी, वहां इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा रहा। इन्फ्लेशन रेट ज्यादा रहने की वजह भी रशिया यूक्रेन वॉर ही है। यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो ऑलमोस्ट 80% गैस इंपोर्ट जो है वो रशिया से करती हैं। और जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो गैस के प्राइसेस भी बढ़ गए। गैस की प्राइसेस बढ़ने से वहां की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हुई। लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हुई, इससे डिमांड कम हुई। जब यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए में डिमांड कम हुई तो उसका असर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे भी पड़ा। यूनाइटेड स्टेट्स में तो इन्फ्लेशन इतनी है जितनी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाहर कभी रजिस्टर ही नहीं की गई, ऑलमोस्ट 9%। उससे क्या हुआ, हाई इन्फ्लेशन होने की वजह से यूएसए को मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना पड़ा। जब उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया, यूएसए के सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हुआ कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो इन्वेस्टर्स थे वो अपना पैसा निकाल के वापस ले गए यूएसए में, क्योंकि उनको यूएसए से बेटर रिटर्न्स मिल रहे थे। इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज की, खासकर मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर फर्क पड़ा, और उसमें जो फर्क, इन्वेस्टमेंट में जो फर्क पड़ा, उस वजह से कंट्री की ग्रोथ स्टोरी पे भी फर्क पड़ा। और सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स ही नहीं, कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं जिन्होंने इंडिया की ग्रोथ पे इफेक्ट डाला। पहली चीज है कि जो हीट वेव नॉर्दर्न इंडिया में मार्च से लेकर मई तक एक्सट्रीम हीट वेव आई थी, उसने पूरी व्हीट क्रॉप को तबाह कर दिया। इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे फर्क पड़ा, फूड इन्फ्लेशन बढ़ गई और उससे ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बढ़ गई। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो कंट्री को टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करनी पड़ेगी। इसी को देखते हुए आरबीआई ने अपने प्राइम लैंडिंग रेट को रिसेंटली बढ़ा दिया। इन्फ्लेशन की जो फिगर्स आरबीआई ने जारी की है, जून में इन्फ्लेशन 7% है। ये फिगर्स आरबीआई की इन्फ्लेशन की सेफ लिमिट 3 to 6% से ज्यादा है। डब्ल्यूपीआई इंडेक्स भी ज्यादा रहा, डब्ल्यूपीआई इंडेक्स जो है वो 15% रहा। और प्राइवेट एक्टिविटी, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेस्ट रिएक्शन रहा,
क्योंकि ग्लोबल अनसर्टिनिटीज अभी भी बाकी है। इस वजह से हमारी ग्रोथ आरबीआई के एस्टिमेट से कम रही। फिर भी जितना ग्रोथ अचीव किया उसकी क्या रीजन थी? सबसे बड़ी हाई ग्रोथ का रीजन है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हमारी कंट्री में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट रियल एस्टेट सेक्टर को डेवलप करने में, रोड्स ब्रिजेस को डेवलप करने में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को चलाने के लिए, इन सब चीजों के पे इन्वेस्ट करती है। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से लोगों के हाथ में पैसा पहुंचता है। लोगों के हाथ में पैसा पहुंचने से वो सामान खरीदते हैं। सामान खरीदेंगे, इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इतनी ही ग्रोथ ज्यादा होगी इंडिया की। दूसरा रीजन है कोविड-19 पेंडेमिक के आफ्टर इफेक्ट्स। 2 साल तक सब लोग अपने घरों में बंद थे, ना सामान खरीद रहे थे ना बेच रहे थे, क्योंकि जरूरत नया सामान खरीदने की जरूरत ही नहीं थी, ना बाहर घूमने जा रहे थे। लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों ने रिवेंज शॉपिंग स्टार्ट किया, क्योंकि 2 साल से लोग कुछ कर नहीं पाए थे ड्यू टू कोविड-19। तो उन्होंने एक रिवेंज शॉपिंग का सिलसिला शुरू किया, जिसकी वजह से पब्लिक कंजम्पशन बढ़ गई। कंजम्पशन, जब मैं शॉपिंग की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दुकान पे गए और गुड्स खरीद ले और उसको हम बोलेंगे पब्लिक कंजम्पशन बढ़ गया। पब्लिक कंजम्पशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। एक तो गुड्स है, दूसरी सर्विसेज है, सारी चीजें पब्लिक कंजम्पशन में आती है। आपने भी न्यूज में देखा ही होगा कि हमारे जितने हिल स्टेशन हैं इस बार गर्मियों के सीजन में फुल्ली पैक्ड थे। ये सब रीजंस है इंडिया के हाई ग्रोथ के लिए ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसके बारे में आरबीआई को और गवर्नमेंट को बहुत ध्यान रखना होगा। पहली चीज तो है, रशिया यूक्रेन वॉर अभी खत्म नहीं हुई है, और जो अनसर्टिनिटीज बनी हुई थी इस वॉर की वजह से वो अभी भी बनी हुई है। और फर्दर दूसरी साइड चाइना और ताइवान की टेंशन भी स्टार्ट हो गया। जब से अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा करके आए हैं, चाइना ने ताइवान के अगेंस्ट बहुत अग्रेसिव स्टैंड ले रखा है। इसकी वजह से और अनसर्टिनिटीज बढ़ रही है। इन्हीं अनसर्टिनिटीज के चलते सेमीकंडक्टर्स में बहुत ज्यादा प्राइस राइज देखा गया है। ताइवान वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है, और चाइना और ताइवान की टेंशंस की वजह से सेमीकंडक्टर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। दूसरा, इन्फ्लेशन रेट हमारी कंट्री में अभी भी सेफ लिमिट जो 3 to 6% है उससे ज्यादा है। ऑलमोस्ट 7%, जून की फिगर्स जो है वो 7% है। अगर ये इन्फ्लेशन ज्यादा टाइम तक सेफ लिमिट से ज्यादा बना रहा तो आरबीआई विल बी फोर्स टू अडॉप्ट द टाइट मॉनिटरी पॉलिसी। टाइट मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो लोगों को लोन मिलना मुश्किल होगा। लोन मिलना मुश्किल होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा। पैसा कम पहुंचेगा तो डिमांड पे फर्क पड़ेगा, और डिमांड पे फर्क पड़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग कम होगी। इसलिए गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा इन्फ्लेशन पर। रिसेंटली इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए आरबीआई ने अपना प्राइम लेंडिंग रेट, जिसको रिपो रेट कहते हैं, वो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। रिपो रेट क्या है या प्राइम लेंडिंग रेट क्या है या की लेंडिंग रेट्स क्या है, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, मैं इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा, इसके लिए कोई सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इन चीजों के बारे में पहले से पता होगा। और इसी के साथ हम आते हैं अपनी दूसरी गुड न्यूज पे, इकोनॉमी की दूसरी गुड न्यूज पे, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी। फूड इन्फ्लेशन ये कम होना स्टार्ट हो गया। ये हमें कैसे पता चला? यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो 140.9 पॉइंट्स पे पहुंच गया इन जुलाई, जो कि जून की फिगर से 8% नीचे है। एफपीआई सबसे ज्यादा बढ़ गया था, ऑल टाइम हाई फिगर्स अचीव किए थे इन द मंथ ऑफ मार्च, जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था।
फॉल सबसे ज़्यादा किस वजह से है? वेजिटेबल ऑयल के प्राइसेस की वजह से और सीरियल के प्राइसेस की वजह से। वेजिटेबल ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट 32% डाउन है और सीरियल्स के 13.4%। इस टॉपिक पर इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा एडिटोरियल कॉलम लिखा गया, जिसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप इसे ज़रूर पढ़ें। पहले हमें यह डिस्कस करना होगा कि फूड इन्फ्लेशन हुई क्यों थी। फूड इन्फ्लेशन होने के कई कारण थे। सबसे पहला 2021 में यूक्रेन में ड्रॉट हुआ, साउथ अमेरिका में ड्रॉट हुआ, जिसकी वजह से सनफ्लावर और सोयाबीन प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, कोविड-19 पेंडेमिक 2019 में स्टार्ट हुआ, तो मलेशिया से, जो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का, उसकी प्रोडक्शन पे फर्क पड़ा। प्रोडक्शन पे फर्क क्यों पड़ा? क्योंकि सब जगह लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने से जो वहाँ के बांग्लादेशी लेबरर हैं वो अपने देश वापस चले गए, जिसकी वजह से पाम ऑयल प्रोडक्शन बहुत कम हो गया और मलेशिया ने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया। अगला कारण है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई। रशिया और यूक्रेन दो कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 28.5% का वीट एक्सपोर्ट करते हैं, 18.8% कॉर्न एक्सपोर्ट करते हैं, 34% बार्ले, 78% सनफ्लावर एक्सपोर्ट। और इन दोनों कंट्रीज की वॉर की वजह से इन दोनों कंट्री से एक्सपोर्ट बंद हो गया। और चौथा रीजन, एक्सपोर्ट बैन इंप्लीमेंट किए बहुत सारी कंट्रीज ने अपनी लोकल प्रोड्यूस पर, जैसे रशिया ने दिसंबर 2020 में किया, इंडोनेशिया ने पाम ऑयल पे किया 2021 में, इंडिया ने वीट सप्लाई पर किया फ्रॉम मार्च टू मई 2022। इन सभी रीजंस की वजह से ग्लोबल फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब जो हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबल फूड प्राइसेस नीचे जाना स्टार्ट हो गए हैं, वो किस वजह से? पहला, जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट होना बंद हो गए थे वो ब्लैक सी से जाना स्टार्ट हो गए। इसमें यूनाइटेड नेशन ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई और यूक्रेन और रशिया की डील साइन करवाई, जिससे रशिया ने यूक्रेन के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को ले जाने की परमिशन दी और रशिया खुद भी अगले 3 महीनों में ऑलमोस्ट 40 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करने वाला है। इंडोनेशिया ने जो पाम ऑयल पर एक्सपोर्ट बैन लगाया हुआ है उसे भी हटा दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और एंड बांग्लादेशी लेबर फिर से इंडोनेशिया पहुंच गए हैं टू वर्क इन पाम ऑयल फील्ड्स। उसके बाद सोयाबीन की बम्पर प्रोडक्शन हुई है इन साउथ अमेरिका। डोमेस्टिक फ्रंट पे भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि बहुत अच्छा मॉनसून सीजन देखा गया है। ऑलमोस्ट ऑल रेन फेड एरियाज या मॉनसून फेड एरियाज हमारे हैं, बहुत अच्छी रेनफॉल हुई है। में गवर्नमेंट इज ऑलरेडी होल्डिंग 3.5% मोर स्टॉक्स इन राइस देन रिक्वायर्ड। जब गवर्नमेंट के पास 3.5 टाइम्स स्टॉक है राइस के जितने रिक्वायर्ड हैं हमें अपनी कंजम्पशन के लिए, इसका मतलब यह है कि जो इस बार राइस की प्रोडक्शन होने वाली है वो मोस्टली एक्सपोर्ट्स में जाने वाली है और डोमेस्टिकली फूड ग्रेन के प्राइसेस भी नीचे आ जाएंगे। एंड सेम गोज फॉर पल्सेस ऑल्सो। इसी के साथ हम अपना टॉपिक खत्म करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।